मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। शपथ ग्रहण हो गया। शपथ आप लोगों ने ले लिया है एक सुंदर, स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करने के लिए। तो इस कड़ी में हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। तो प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने अभी तक पाषाण काल का अध्ययन किया और उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन किया। पाषाण काल में हम लोगों ने देखा किस तरीके से मानव उद्भव हुआ और उसके बाद में कैसे कैसे मानव का विकास हुआ। पीछे वाले गेट से अजी कौन पढ़ेगा क्या? अच्छा। तो हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा कि एक नगरीय सभ्यता थी। देखो ये एकदम बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता, वैसे तो किसी भी देश में पहले गांव विकसित होता है और गांव के बाद में फिर नगर, गांव ही तो बाद में धीरे धीरे उसमें वाणिज्य व्यापार बढ़ जाता है गाँवों में, फिर वो नगर में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन भारत में उल्टा हुआ है। हालांकि अभी बहुत सारी रिसर्च चल रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया था। ठीक है, वो प्रथम नगरीय सभ्यता थी या प्रथम नगरीय क्रांति थी। अब उसके बाद में हम लोगों का टॉपिक क्या है? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है, हमने देखा कि किस तरीके से जो है हड़प्पा के सभ्यता का पतन हुआ। उसमें बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार थे, विद्वानों के अलग अलग विचार थे, जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि आर्यों का आक्रमण हुआ, जिसके कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। आर्यों के आक्रमण में कौन कौन से विद्वान थे? पिगट महोदय थे, मैक्स मुलर महोदय थे। इन लोगों ने कहा कि आर्यों का आक्रमण हुआ भारत में और सभ्यता खत्म हो गई। तो हड़प्पा सभ्यता का टाइम हमने क्या देखा था? 2350 से लेकर के लगभग 1750 का, लगभग 600 वर्ष तक जीवित रही सभ्यता। और जो वैदिक संस्कृत है ये एक तरीके से पूरी ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी। प्रश्न आता है कि वैदिक संस्कृत जो है किस प्रकार की संस्कृत थी? तो ग्रामीण थी, क्योंकि इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। शुरुआत में तो इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और बाद में फिर ये एग्रीकल्चर भी करने लगे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने लगी और जनसंख्या बढ़ने लगी तो फिर कृषि भी करने लगे। ठीक है, तो अभी उसी चीज़ का हम लोग यहाँ पर क्या क्या चीज़ अध्ययन करेंगे। तो देखिए वैदिक संस्कृत में चूँकि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इसका प्रारंभ जो है इसके बारे में जानकारी हमको वेदों से मिलती है। किससे मिलती है? वेदों से। और वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, चतुर्वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं और इन चारों वेदों से हमको जो संस्कृत के बारे में पता चलती है इसीलिए उस वेद के ज्ञान के आधार पर इस संस्कृत का नाम क्या रखा गया? वैदिक संस्कृत। और वैदिक लोगों को बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनको क्या कहा गया? आर्य। उनको कहा गया आर्य। ठीक है, और आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, तो श्रेष्ठ लोगों ने इस संस्कृत को जो है बनाया, आर्य। इसीलिए ये जो है पूरा उत्तर भारत, ये उत्तर भारत में रहे, अभी देखेंगे हम लोग, तो इसलिए पूरे उत्तर भारत को आर्यावर्त कहते हैं। हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं, हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, ये सब उत्तर भारत के भाग हैं, हरियाणा, पंजाब, तो ये सब पूरा क्या कहलाता है? आर्यावर्त। ठीक है, तो हम लोग आज जो अध्ययन करेंगे, आज क्या मतलब ये कई, चूँकि बड़ा टॉपिक है तो ये करीब 3-4 क्लास में पूरा हो पाएगा। तो क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे? भूमिका में देखेंगे कि इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है वैदिक संस्कृत का, फिर इसका काल क्या है, समय क्या रहा है। तो इसमें 2 चीज़ देखेंगे। वैदिक संस्कृत को 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्व वैदिक अथवा ऋग्वैदिक। पूर्व वैदिक को ऋग्वैदिक भी कहते हैं और दूसरा उत्तर वैदिक। जो पूर्व वैदिक का समय है वो 1500 BC से लेकर के और 1000 BC तक का जो पूर्व वैदिक, या इसको ऋग्वैदिक कहते हैं, इसको ऋग्वैदिक भी कहते हैं। ऋग्वैदिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय सिर्फ एक वेद के बारे में जो है संकलन हुआ था। देखो वेदों को किसी ने रचना नहीं की है, वेदों को किसी ने लिखा नहीं है, बल्कि वेद क्या है? ये संकलन है। ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईसा पूर्व तक इनका संकलन किया गया है। इसलिए इनको
जो है अपौरुषेय कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वेद का ज्ञान हमारे ईश्वर से ऋषि मुनियों को प्राप्त हुआ है, ईश्वर से ऋषि मुनियों को प्राप्त हुआ है वेद का ज्ञान। इसलिए वेद के इस सभ्यता को मतलब वेद जो है, वेद हमारे क्या हैं, अपौरुषेय हैं, उसको पुरुषों ने नहीं लिखा है बल्कि उसे ईश्वर से हमको मिला है वो ज्ञान। तो इसमें पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक ही वेद के बारे में पता चलता है। इसी का संकलन हुआ था 1500 BC से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। और दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक, इसका काल है 1000 BC से लेकर के और 600 BC तक, लगभग 600 BC तक जो है हमारा काल क्या होता है, उत्तर वैदिक का। 600 BC तक उत्तर वैदिक का काल है। और इसके बाद में हम देखेंगे आर्यों का मूल निवास क्या है। आर्य जो है कहाँ से आए, तो इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों के बीच में मतभेद है, तो इसका भी हम अध्ययन करेंगे। और इनका भौगोलिक वितरण क्या है भारत में, यानी भौगोलिक वितरण दोनों का, पूर्व यानी ऋग्वैदिक जो संस्कृत थी उनका भौगोलिक वितरण क्या था भारत में, और उत्तर वैदिक आर्य जो थे उनका भौगोलिक वितरण क्या है, ठीक है। और फिर कुछ वैदिक नदियां हैं, जो प्राचीन नदियां हैं उनको आज किस नाम से जानते हैं। यहाँ से कंपटीशन में प्रश्न बहुत आते हैं कि कौन सी नदियों को क्या कहा जाता था पहले वैदिक संस्कृत में। और वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे, जिसमें वेद संहिता यानी चारों वेदों का अध्ययन करेंगे। वेद संहिता, इसको संहिता कहते हैं। संहिता का मतलब क्या होता है कि ग्रुप, संहिता का मतलब ग्रुप किस चीज़ का, चारों वेदों का, इनका संकलन होता है। संहिता मतलब ग्रुप, एक संकलन बनाया गया है। जैसे कोई एक किताब होती है, उसको कोई राइटर लिखता है, और कुछ किताब ऐसे होते हैं, जैसे NCERT की किताब है, तो NCERT की किताब किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी है, बल्कि वो कई विद्वानों ने मिल करके उसको जो है संकलित किया है। क्या किया है, संकलित किया है। तो इसी तरीके से वेद जो है वो वेद संकलित हुए हैं, तो इनको वैदिक संस्कृत या वैदिक साहित्य कहते हैं। और इसमें ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद का भी अध्ययन करेंगे। खुश रहो। और कैसे, बस बढ़िया। अच्छा। चल, तो इसमें ब्राह्मण ग्रंथ का, आरण्यक का और उपनिषद का अध्ययन करेंगे हम लोग आज मतलब इस टॉपिक से आज तो नहीं इतना अध्ययन कर पाएंगे, लेकिन हम सारी चीज़ें सीख पाएंगे कि हमारी जो कल्चर है, आज हम जिस अवस्था में आज हैं, ये कहाँ से निकला है, इसके बारे में हम मूल को सीखेंगे इस टॉपिक से। और इसके बाद में वैदिकोत्तर साहित्य है। ये सारे जितने हैं ये साहित्य क्या है, ये अपौरुषेय हैं, इनको किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है, बल्कि इनको कहाँ से लिया गया है, ईश्वर से प्रदत्त हैं, ईश्वर से जो है प्रदत्त हैं और ऋषि मुनियों को प्राप्त हुआ है। ऋषि मुनि जो है ट्रांसफ़र करते गए हैं आगे आने वाली पीढ़ी को। देखो एक मज़े की बात क्या है, इस समय इन लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। हम हड़प्पा में देखते हैं लिपि का ज्ञान था, वहाँ वो लिखना जानते थे, यहाँ ये लिखना नहीं जानते थे, लेकिन इनके पास ज्ञान था। तो ज्ञान को यह क्या करते थे, एक दूसरे को सुना करके जो है ट्रांसफ़र करते थे। ज्ञान को एक दूसरे को सुना करके ये ट्रांसफ़र करते थे। जैसे हम मतलब किसी कविता को या किसी उसको बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको याद कराते हैं ना, छोटे बच्चों को कविता या कुछ गिनती वगैरह, तो वो लिखना जानता नहीं है, लेकिन फिर भी वो ABCD सीख जाता है, गिनती सीख जाता है। तो ऐसे ही इन लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, लिखना नहीं जानते थे, लेकिन इनको वैदिक चीज़ों का, वेद का ज्ञान था। तो ये ऋषि मुनि सुना करके अपने शिष्यों को और ज्ञान को ट्रांसफ़र किया करते थे। क्या करते थे, ज्ञान को ट्रांसफ़र करते थे। तो इसीलिए इस वैदिक साहित्य को श्रुत साहित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्रुत साहित्य। श्रुत मतलब सुनना, श्रुति साहित्य भी कहते हैं इसको, किसको, वैदिक साहित्य को। तो प्रश्न यहाँ पर आएगा, वैदिक साहित्य क्या है, श्रुति साहित्य है, यानी इसको सुन करके रचित किया गया, रचना की गई। किसी ने संकलित तो किया है, लेकिन एक जो है सुन करके एक संकलन बना है। तो इस तरीके से इनका साहित्य का अध्ययन करेंगे। और वैदिकोत्तर साहित्य में वेदांग का अध्ययन करेंगे, उपवेद और पुराण, सभी चारों वेदों के उपवेद हैं, चारों वेदों के उपवेद हैं, उसका अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में उस समय की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, राजा हुआ करता था या क्या, कौन होते थे, उसको संचालित कौन करता था, आज की तरीके से जो व्यवस्था थी राजनीतिक क्या वैसे ही थी, वो अध्ययन करेंगे। सामाजिक जीवन क्या था उनका, समाज कैसा था, स्त्रियों की दशा कैसी थी, ये सारा अध्ययन करेंगे। और आर्थिक जीवन कैसा था, ठीक है, वो क्या क्या काम करते थे, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, वाणिज्य करते थे। और धार्मिक जीवन का भी हम अध्ययन करेंगे, धर्म उनका किस प्रकार से था। और विज्ञान प्रौद्योगिकी, उस समय देखो गणित और ज्योतिष पर ज़्यादा फोकस था। उस समय उन लोगों को शून्य का ज्ञान हो गया था, शून्य का ज्ञान हो गया था।
इसीलिए कहा जाता है शून्य भारत की देन है। शून्य किसकी देन है? भारत की। तो यहाँ पर हम लोग ज्योतिष और गणित का भी अध्ययन करेंगे कि कैसे इन लोगों को ज्ञान था। तो ये हमारा क्या रहेगा? अध्ययन का टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे किसमें? वैदिक संस्कृत में, वैदिक साहित्य में, वैदिक संस्कृत के बारे में। ये सारे हमारे टॉपिक हैं, ये सब अध्ययन होगा। आज हम लोग अध्ययन करते हैं, देखो इनका जो क्षेत्र है ये क्या है, कहाँ से इनका मतलब भारत में कहाँ कहाँ ये विस्तृत हुए हैं। देखो जैसा कि हमें पता है कि ये वाला जो क्षेत्र है, जो पंजाब वाला क्षेत्र था, ये क्या था? हड़प्पा का क्षेत्र था। पंजाब यानी सिंधु नदी के आसपास वाला क्षेत्र क्या था? हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र था। यहाँ पर लोग रहे लगभग 600 वर्षों तक। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये इनका जो है एकदम से ये ख़त्म हो गए। तो अगर हम मैक्स मुलर जैसे विद्वानों की बात माने कि यहाँ पर आर्यों ने आक्रमण किया और आर्य आकर के यहाँ बसते गए और उनके पास जो है घोड़ा वगैरह था, तो फुर्तीले हुआ करते थे। अभी आए कहाँ से? वैसे आने में मतभेद है, कई लोगों का अलग अलग विचार है। तो उसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये मध्य एशिया से आए। कहाँ से आए? मध्य एशिया से। मध्य एशिया कहाँ पर है? ये भारत है और इधर साइड में यूरोप है। तो ये बीच वाला एरिया क्या कहलाएगा? मध्य एशिया। ठीक है, ये कैस्पियन सागर है। जब कभी हम मानचित्र कराएंगे तो उसमें सारा हम बता देंगे कहाँ कहाँ पर कौन कौन से लोकेशन है। तो इस समय उसको बैक्टीरिया कहते थे। यहाँ पर क्या था? बैक्टीरिया। आज से करीब 6-7 हज़ार वर्ष पहले जो है यहाँ पर बैक्टीरिया हुआ करता था। बैक्टीरिया में आपने कहानी भी पढ़ी होगी, बचपन में शायद एक कहानी सुनाई जाती है कि बैक्टीरियाई साम्राज्य में जो है एक घोड़ा बना कर ले जाते हैं, वैसा जो है मोम का जाने किसका, और उसके अंदर कुछ लोगों को बैठा कर भेजा जाता है। थोड़ा सर्च करना, ये कहानी मुझे ज़्यादा सही से नहीं ध्यान है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया साम्राज्य था, इसमें उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान ये भाग आते थे। और यहाँ पर एक खाड़ी जिसको कहते हैं फारस की खाड़ी, और इससे लगा हुआ हिस्सा क्या है? ईरान है। तो इसलिए इसको फारस भी कहते हैं। इस वाले ईरान को क्या कहते हैं? फारस। और फारस लोग क्या बोलते थे? फारसी। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया से ऐसे यहाँ से भारत में प्रवेश करते हैं, बैक्टीरिया से भारत में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे पहले भाई इसी क्षेत्र में, यही तो नज़दीक वाला हिस्सा है। और जहाँ पर कौन रह रहे थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग रह रहे थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग रह रहे थे किस नदी के सहारे? सिंधु नदी के सहारे ज़्यादातर। ठीक है, और यहाँ से इन्होंने आक्रमण कर दिया। तो भी यहाँ पर सिंधु नदी के सहारे जो लोग रह रहे थे, इन लोगों को क्या, या तो ये दक्षिण में दबाए गए या फिर इधर खिसका दिए गए। तो ये ज़्यादातर क्या हुए? दक्षिण की तरफ आ गए। और हम ये जानते हैं कि इनका निर्माण, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का निर्माण कौन से प्रजाति से ज़्यादा हुआ था? किस प्रजाति से ज़्यादा हुआ था? भूमध्यसागरीय से। उसको द्रविड़ भी कहते हैं। कल मैंने प्रश्न भी कराया था। प्रभु से अल्पमागो 4 प्रजातियाँ थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्यसागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड या मंगोलियन। तो इसमें सबसे अधिक किसका जो है विस्तार, किसकी भूमिका थी? भूमध्यसागरीय, या उनको द्रविड़ भी कहते हैं। तो जब ये यहाँ से इस पर जब इन्होंने आक्रमण कर दिया, तो ये अपना, ये चूँकि व्यापारी वर्ग के लोग थे हड़प्पा वाले, तो ये भाग करके दक्षिण में आ गए। कहाँ आ गए? दक्षिण में आ गए। इसीलिए दक्षिण भारत के लोगों को आज क्या कहा जाता है? द्रविड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रविड़। क्योंकि उनका निर्माण किससे हुआ है? द्रविड़ी लोगों से हुआ है। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि कहीं न कहीं जो विद्वान ये कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई है, तो कुछ न कुछ उस बात को बल मिलता है, पुष्टि मिलती है। लेकिन एक कारण नहीं रहा हुआ। हड़प्पा सभ्यता 2350 से लेकर लगभग 1750 ईसा पूर्व तक रही है। और वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृत जो है ये 1500 BC से लेकर के और 600 BC तक रही है। 1500 BC से लेकर के 600 BC तक। बीच में लगभग 250 वर्ष का गैप आता है कि नहीं आता है? बीच में 250 वर्ष का क्या आता है? गैप आता है। अब गैप में क्या हुआ होगा भाई? जो गैप हुआ है, अगर ये हड़प्पा है, ये समय जो है हड़प्पा का है, जो लगभग कितना है? 2350 से लेकर के और 1750 BC तक है, ईसा पूर्व। ये हड़प्पा है। और हड़प्पा के बाद ये वाला समय लगभग 250 वर्ष का समय खाली रहता है। और इसके बाद यहाँ से शुरू होता है वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृत। ठीक है, और इसका समय है 1500 से लेकर के 600 BC तक। तो ये समय याद रखना, पूरे वैदिक संस्कृत का 1500। अब बीच में 250 वर्ष कहाँ चले गए? देखो, इसको बोलते हैं संक्रमण काल। इसको क्या बोलते हैं? संक्रमण काल। संक्रमण काल में क्या होता है
कि एक सभ्यता जब दूसरी सभ्यता में कन्वर्ट होती है तो वहाँ पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। अब ये नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा, तो नगर को गांव में बदलने में इसके साक्ष्य मिले हैं कि ये सभ्यता धीरे धीरे कैसी होती गई, गांव में बदलती गई। हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे गांव में बदलती गई, और जब पूरी तरीके से गांव में बदल गई तो वो कैसी हो गई, वैदिक संस्कृत में हो गई। इसीलिए वैदिक संस्कृत को क्या कहा गया है, ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण संस्कृति या ग्रामीण सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता क्या है, ग्रामीण, और हड़प्पा सभ्यता क्या है, नगरीय। ठीक है। और बीच का जो लगभग 250 वर्ष का समय था वो संक्रमण काल था, जिसमें कोई भी कार्य नहीं हुआ। इतिहास में भी जब हम आगे पढ़ेंगे कि मौर्य वंश आता है, उसके बाद गौर गुप्त वंश आता है, तो उसके बीच में समय जो रहा है वो विभाजन संक्रमण का समय रहा है। और संक्रमण के समय में क्या होता है, जो छोटी छोटी शक्तियाँ होती हैं वो खड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ग्रामीण संख्या में मतलब नगर जो है गांव की तरफ कन्वर्ट हुआ। ठीक है। तो ये जो है वैदिक का काल है 1500 BC से लेकर के और 600 BC। इसमें भी जो है ये वाला क्षेत्र जो सिंध नदी से लेकर के, और एक नदी यहाँ पर है जिसको कहते हैं सरस्वती। कौन सी नदी, सरस्वती। ठीक है। तो अब ये कितनी नदियाँ हो गई, 7 नदियाँ हो गई। सिंधु 1 हो गया, झेलम 2, चेनाब 3, रावी 4, ब्यास 5, सतलज 6 और सरस्वती 7। तो जैसे 5 नदियों को पंजाब कहा जाता है, आज भी पंजाब है। अब 5 नदियों में पंजाब में कौन कौन सी 5 नदियाँ आती है, सिंधु नहीं आती है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन 5 नदियों को क्या कहते हैं, पंजाब। फिर से एक बार दोहराओ, पंजाब में कौन कौन सी 5 नदियाँ हैं, सिंधु नहीं है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो 5 नदियों का क्षेत्र क्या कहलाता है, पंजाब। आज भी पंजाब है। पंजाब का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में एक प्रांत भी है, राज्य भी पंजाब के नाम से। और भारत में भी पंजाब का क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है क्योंकि नदियों द्वारा बसाया गया है। और इसमें 2 नदियाँ जब जोड़ देते हैं, सिंधु और सरस्वती, सरस्वती को अभी क्या कहते हैं, घग्गर। तो ये 7 नदियों का क्षेत्र कहलाता है, जिसको कहते हैं सप्त सैंधव। क्या कहते हैं, सप्त सैंधव। क्योंकि यहाँ पर जो है ये सिंधु नदी के आसपास ये 7 क्षेत्र हैं, इसीलिए इसको कहते हैं सप्त सैंधव। सप्त सैंधव का ये क्षेत्र कहलाता है। तो आर्य कहाँ पर आए पहले, सप्त सैंधव में। अब देखो कोई भी सभ्यता नदियों के सहारे विकसित होती है। कोई भी सभ्यता कहाँ विकसित होती है, सबसे पहले नदियों के सहारे। उसका कारण क्या था, एक तो कृषि कार्य वहाँ पर आसानी से हो जाती है क्योंकि नदियों द्वारा मैदान का निर्माण होता है। और दूसरी बात, नदियों से परिवहन आसान होता है, नदियों के सहारे परिवहन हो जाता है। पहले परिवहन नदियों के मार्ग से ही होता था। तो सप्त सैंधव में आर्य यहाँ पर बसे। और इसके बाद में दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, दिल्ली के आसपास, अब ये धीरे धीरे इधर खिसकते आएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, पूरब की तरफ खिसकते आएंगे। भाई इधर से पश्चिम से प्रवेश किए ना, तो अब धीरे धीरे क्या करेंगे, पूरब साइड, इधर पूरब है ना, भारत का पूर्वी हिस्सा है, तो पूरब की तरफ ये खिसकते आएंगे। तो अब इसके बाद में ये जो कुरुक्षेत्र वाला हिस्सा है, जहाँ पर कुरुक्षेत्र का महाभारत हुआ था ना, उस वाले इलाके में ये प्रवेश करेंगे। तो इस वाले इलाके को क्या क्या कहते हैं, ब्रह्मावर्त। क्या कहते हैं, ब्रह्मावर्त। कुरुक्षेत्र वाला इलाका जो आज का दिल्ली वाला क्षेत्र है, दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, ब्रह्मावर्त। ठीक है। ये प्रश्न आएगा आपको कि ब्रह्मावर्त का क्षेत्र क्या है, तो उसमें कह देगा सप्त सैंधव, उसमें कह देगा गंगा यमुना का क्षेत्र, उसमें कह देगा गंगा से गंडक का क्षेत्र, या फिर दिल्ली के आसपास वाला या कुरुक्षेत्र के आसपास वाला। तो ब्रह्मावर्त क्या है, कुरुक्षेत्र वाला क्षेत्र है, या फिर वो दिल्ली के अभी पूरब की तरफ आ रहे हैं। और इसके बाद में यहाँ यमुना है और इसके बीच में गंगा है, ये गंगा है और ये यमुना है। गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं ब्रह्म ऋषि देश। उसको क्या कहते हैं, ब्रह्म ऋषि देश। नोट करते चलो, गंगा और यमुना के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है, ब्रह्म ऋषि देश। तो प्रश्न यहाँ आएगा, ब्रह्म ऋषि देश किन नदियों के बीच है, गंगा और यमुना नदियों के बीच है। तो ब्रह्म ऋषि देश ये हो गया, ब्रह्मावर्त ये हो गया। और इसके बाद में जो है, जब ये आपके एटा में, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है एटा। ठीक है। एटा जिले में एक स्थान है अतरंजी खेड़ा। कौन सा स्थान है, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा में लोहे के साक्ष्य पाए गए, और ऐसा माना गया कि 1000 ईसा पूर्व में आर्यों को लोहे का ज्ञान हो गया। देखो अभी तक लोहे का ज्ञान नहीं था, हड़प्पा में भी नहीं था और ऋग्वैदिक काल में भी नहीं था। वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृत के 2 भाग हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल।
यही मैंने बताया है, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय क्या है, 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक, 600 नहीं 1000 BC तक। और उत्तर वैदिक का काल क्या है, 1000 BC से लेकर के 600 BC तक। तो लोहे का ज्ञान इनको कब होता है, 1000 BC के आसपास होता है। और 1000 BC में कहाँ से पता चलता है, अतरंजी खेड़ा से। सबसे पहले अतरंजी खेड़ा में लोहे का साक्ष्य पता चलता है, जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। आपके आगरा से एटा लगभग 125-150 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो अतरंजी खेड़ा से सबसे पहले लोहे के साक्ष्य मिलते। अब जब लोहा आ गया, देखो यहाँ पर ये क्षेत्र पहले वन, यहाँ पर वन ज़्यादा थे, ये क्षेत्र पूरा क्या था, वन से आच्छादित था, बहुत पूरा जंगल ही जंगल था, क्योंकि यहाँ पर मैदानी क्षेत्र था और जंगल को उगने में काफ़ी अनुकूल परिस्थितियाँ मिल गई, तो ये पूरा जंगल था। लेकिन पहले इस्तेमाल क्या करते थे, पत्थर के औजार और मिश्र धातु कांस वगैरह का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब इनको लोहे का ज्ञान हो गया तो जंगल को काटना क्या हो गया, आसान हो गया। तो इन्होंने जंगल को इधर काटना शुरू किया और ये पूरब की तरफ बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गए, गंडक तक पहुँच गए, बढ़ते बढ़ते गंडक तक पहुँच गए। और इसके बाद में कुछ यहाँ पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, तो दक्षिण पूरब की पश्चिम बंगाल भी आ गए। तो ये पूरा क्षेत्र जो है आर्यों का क्षेत्र पूरा कहलाता है। ये वाला पूरा क्षेत्र इस तरीके से ये क्या कहलाता है, आर्यों का क्षेत्र। तो आर्य उत्तर भारत में पूरी तरीके से कब्जा कर लिए। लेकिन जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका जो रहने उनके साक्ष्य जो मिलते हैं, ऋग्वैदिक आर्य गंगा से लेकर के और अफगानिस्तान तक फैले थे। यहाँ अफगानिस्तान है सिंधु नदी के इधर पार में, पाकिस्तान के, और जो है उत्तर और पश्चिम चले जाओगे तो क्या है, अफगानिस्तान। तो ये अफगानिस्तान से लेकर के और गंगा तक कौन थे, ऋग्वैदिक आर्य थे। कौन आर्य थे, ऋग्वैदिक आर्य थे। कहाँ से लेकर के, अफगानिस्तान से गंगा तक। तो यानी कि पश्चिमी विस्तार अफगानिस्तान और पूर्वी विस्तार क्या है, गंगा। किसका, ऋग्वैदिक आर्यों का। याद करते चलो हमारे साथ कि ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक वितरण कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, गंगा से लेकर, पूरब में गंगा से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक, ठीक है। क्यों, पता क्या चलता है, क्योंकि गंगा का ऋग्वेद में एक बार उल्लेख हुआ है। गंगा नदी का ऋग्वेद में एक बार उल्लेख हुआ। प्रश्न यहाँ से कई बार आए हैं कि गंगा नदी का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है, तो एक बार हुआ है। और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। जो ऋग्वेद है, जो सबसे प्राचीनतम वेद है, जिसका नाम है ऋग्वेद, और उसी के नाम पर ऋग्वैदिक संस्कृत पढ़ा, तो ऋग्वेद में यमुना का कितनी बार उल्लेख हुआ है, 3 बार। साथ में बोलो भाई, ऋग्वेद का कितनी बार, ऋग्वेद में यमुना का कितनी बार उल्लेख हुआ है, 3 बार, और गंगा का 1 बार। याद हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो उसके आधार पे कहा जाता है कि ऋग्वैदिक आर्य गंगा तक फैले थे, पूरब में गंगा तक फैले थे, और उत्तर में हिमालय से लेकर के, और ये राजस्थान है, ये वाला क्या है, राजस्थान। तो राजस्थान तक, उत्तर में हिमालय से लेकर के राजस्थान तक ये फैले थे। यानी इनका ऋग्वैदिक आर्य का विस्तार हिमालय से लेकर के राजस्थान तक था। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में राजस्थान तक ये फैले हुए थे। तो ये कौन थे, ऋग्वैदिक आर्य। लेकिन 1000 ईसा पूर्व में इनको किस चीज़ का ज्ञान हो गया था, लोहे का। अब लोहे के ये क्या बनाने लगे, औजार और हथियार। तो लोहे के औजार और हथियार बनाने लगे, तो जंगल साफ करना आसान हो गया। तो ये और जो है पूरब की तरफ बढ़ते चले गए, ये और पूरब की तरफ बढ़ते चले। और जो द्रविड़ थे उनको ढकेल दिया दक्षिण में, द्रविड़ को इन्होंने धक्का मारा, ये लड़ाई करते नहीं थे द्रविड़ वाले, तो ये भाग करके दक्षिण में आ गए, और इधर ये पूरा कब्जा करते चले गए पूरब तक, ठीक है। तो अब इनका विस्तार कहाँ तक हो गया, गंडक नदी, बिहार में एक नदी है गंडक, जो गंगा से जा करके मिल जाती है पटना के पास में। गंगा से कहाँ मिल जाती है, पटना के पास में, ठीक है। तो ये पूरा क्षेत्र इनके कब्जे में आ गया। किसके कब्जे में, आर्यों के कब्जे में। लेकिन अब ये कौन सा समय था, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में इनको किस चीज़ का ज्ञान हो गया था, लोहे का। अब जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, तो इसीलिए तो एरिया बढ़ा रहे थे। जनसंख्या बढ़ रही थी, इसीलिए तो ये जंगल काट करके एरिया बढ़ा रहे थे, और जंगल काट करके कृषि भी कर रहे थे। पहले जब ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। और जब लोहे की खोज कर लिए, लोहे के बारे में जान गए, तो इन्होंने ध्यान दिया कृषि पर भी। जनसंख्या बढ़ गई तो ये क्या करने लगे, कृषि। तो प्रश्न आएगा, ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। और पशुओं में क्या पालते थे, गाय और बैल और घोड़े वगैरह, ठीक।
ठीक है। घोड़े से बैठ करके ये गायों को चराते थे, घोड़े से बैठ करके, घोड़े से ही आए थे बैक्टीरिया से, तो घोड़ों का इनको ज्ञान था। घोड़े से बैठ करके पूरा ये क्षेत्र जो है चरागाह था, तो वहाँ पर अपनी गायों को चराया करते थे। और गाय इनकी संपत्ति थी। जैसे आज के समय में जमीन हमारी संपत्ति है, तो जमीन तो इनको प्रकृति से मिली ही थी, तो जमीन इनकी कोई संपत्ति नहीं थी। जहाँ कब्जा कर ले, जहाँ जो है जंगल साफ कर ले, वही जमीन इनकी हो जाती थी। आज के समय में तो ऐसा नहीं है ना। आज के समय में तो जमीन आपको खरीदनी पड़ेगी, तब हमारी संपत्ति होगी। उस समय गाय इनकी प्रमुख संपत्ति थी। गायों को लोग ले करके युद्ध भी हो जाते थे। कभी कभी क्या होता था, दक्षिण भारत के जो द्रविड़ थे, इनको ये अनार्य कहते थे। जो आर्य नहीं, इसको क्या कहेंगे? अनार्य। तो अनार्य लोग जो है चोरी कर लेते थे, इनकी गाय चुरा कर भाग जाते थे, तो उनको ये लोग दस्यु कहते थे। क्या कहते थे? दस्यु। तो दस्यु कौन है? गायों को चुराने वाले। आर्यों की गायों को चुराने वालों को क्या कहते थे? दस्यु। इसीलिए एक युद्ध हुआ था, दशराग युद्ध। दशराग युद्ध कहा गया है, जो मतलब दस्यु और आर्यों के बीच हुआ था। दस्यु और आर्यों के बीच में हुआ था दशराग युद्ध। 10 राजाओं का संगठन बना था। यहाँ पर जो है 10 राजा मिल करके संगठन बनाए थे और जो है अनार्यों के साथ युद्ध किए थे, और वो भगा दिए गए थे, हार गए थे अनार्य, भाग गए थे, और पूरे क्षेत्र में कब्जा कर लिए थे आर्य लोग। ठीक है। इसी में आप देखोगे महाभारत भी इसी काल में दिखाई देगा इतिहास में जो है। वैसे तो महाभारत हम कौन से युग में मानते हैं? द्वापर युग में। द्वापर ही तो है। त्रेता युग में राम का समय था, द्वापर युग में महाभारत हुआ है, और कलयुग आज है। देखो कलयुग, कली का मतलब क्या होता है? लोहा। कली का मतलब क्या होता है? लोहा। और हमारा युग क्या है? लोहे पर आधारित है, इसीलिए हमारा युग क्या कहलाता है? कलयुग कहलाता है। अब ये जो है धार्मिक ग्रंथों में कुछ बात अलग लिखी हुई, बात अलग है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से अगर हम देखें तो कलयुग इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब लोहे का ज्ञान हो गया था, और लोहे ने क्रांति ला दी थी हमारी जीवन में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कलयुग कहते हैं। घोर पाप आ गया, कलयुग का समय आ गया। पाप इसलिए आ गया क्योंकि हथियार मजबूत बन गए, मारामारी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए घोर पाप आ गया ना। तो इस तरीके से अब ये जब यहाँ तक बढ़ गए, तो पूरा अगर हम देखें सप्त सैंधव, ये सप्त सैंधव ब्रह्मावर्त, दिल्ली वाला क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, और ब्रह्म ऋषि देश, गंगा और यमुना के बीच का देश ब्रह्म ऋषि देश, ठीक है, और गंडक तक का ये पूरा क्षेत्र मिला करके क्या कहलाता है? आर्यावर्त। आर्यावर्त। तो आर्यावर्त में क्या क्या शामिल होगा? सप्त सैंधव शामिल होगा, और ब्रह्मावर्त शामिल होगा, ब्रह्म ऋषि देश शामिल होगा, और गंडक तक का, गंडक और दक्षिणी जो है आपका पश्चिम बंगाल होगा, दक्षिण का बंगाल वाला हिस्सा। तो यहाँ तक यानी पूरी उत्तर भारत का क्षेत्र क्या कहलाता है? आर्यावर्त। तभी तो कहते हैं हम किस क्षेत्र में रहते हैं? आर्यावर्त में रहते हैं। ठीक है। और दक्षिण वाला दक्षिणापथ, इसको उत्तरापथ भी कहते हैं। उत्तर में है तो उत्तरापथ, और दक्षिण वाला भाग क्या कहलाता है? दक्षिणापथ। जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के नीचे जो है एक नदी है नर्मदा। ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर को अलग करता है और दक्षिण को अलग करता है। तो आर्यों का विस्तार कहाँ तक हो गया था? विंध्याचल तक। अब इधर ही पार कर पाना इनके लिए दिक्कत थी, तो इसीलिए विंध्याचल को पार करके दक्षिण नहीं जा पाते थे। तो इसीलिए विंध्याचल तक इनका क्या हो गया था? विस्तार हो गया था। किसका? आर्यों का। और पूरा क्षेत्र क्या कहलाया? आर्यावर्त। ठीक है। तो ये तो इनका क्या हो गया? भौगोलिक विस्तार। किसका? ऋग्वैदिक आर्यों का और उत्तर वैदिक आर्यों का। तो एक बार फिर से मेरे साथ दोहराओगे। ऋग्वैदिक आर्य जो थे पहले कहाँ पर थे? सप्त सैंधव में। कहाँ पर थे? सप्त सैंधव। 7 नदियों का क्षेत्र सप्त सैंधव कहलाता है, जिसमें पंजाब की 5 नदियाँ आती हैं। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, और इसके अलावा सिंध और सरस्वती, ये दोनों नदियां जब जोड़ देते हैं पंजाब में, तो सप्त सैंधव का निर्माण हो जाता है। तो ये सप्त सैंधव क्षेत्र में थे पहले ऋग्वैदिक आर्य लोग। फिर उसके बाद में धीरे से थोड़ा सा पूरब में और बढ़े, तो कहाँ आ गए? दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में, जिसको क्या कहा गया? ब्रह्मावर्त। फिर उसके बाद में गंगा तक पहुँच गए, तो यमुना से गंगा के बीच का क्षेत्र कहलाया गया ब्रह्म ऋषि देश। ठीक है। फिर और आगे बढ़ते गए, गंडक तक आगे, क्योंकि अब इनको अतरंजी खेड़ा से लोहे की प्राप्ति हो गई थी। और देखो लोहा यहीं से नहीं मिला था, फिर जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़ते गए तो लोहे के भंडार जगह जगह मिलते गए। अब जब लोहे के भंडार जगह जगह मिलते गए, तो इन्होंने वहाँ पर अपनी कॉलोनियाँ बनाना शुरू कर दी। लोहे के क्षेत्र में अपना कॉलोनी, आवास बनाना शुरू कर दिया। तो वहाँ गाँव बसते गए। ठीक है। गाँव बसते गए धीरे धीरे, तो यही गाँव धीरे धीरे क्या हुए? जन में बदल गए, और जन फिर जनपद में बदल गए, मतलब नगर बन गए, जनपद में बदल गए, और जनपद फिर बाद में महाजनपद में बदल गए। तो 600 ईसा पूर्व के बाद में महाजनपद का समय आता है।
भाई अब यही जन, जो जन का मतलब कबीले, कुछ कबीले मिलकर के एक जन का निर्माण कर देते हैं। फिर कुछ जन जो है छोटे छोटे जन को जीत लेते हैं, छोटे छोटे जन को जीत लेते हैं, तो एक जनपद बन जाता है। और जब बड़ा जनपद छोटे जनपद को जीत लेता है तो एक महाजनपद बन जाता है। तो 600 ईसा पूर्व में ऐसे भारत में 16 महाजनपद बने, जिसमें दक्षिण भारत में सिर्फ एक जनपद था और बाकी सब उत्तर भारत में थे। हम लोग 600 ईसा पूर्व का जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ पूरे जनपद का अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से ये जो है आपका भौगोलिक विस्तार हो गया। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। एक तो जो है इनका आर्यों का मूल स्थान क्या था, इसके बारे में जो है मतभेद है। इसके आर्यों का मूल स्थान मतभेद है विद्वानों के बीच में। कुछ लोग, अभी एक नया जो है अध्ययन हुआ है तो उसमें ये माना गया है आर्य कहीं से नहीं आए थे, भारत के थे। जैसे एक थे भगवान दास गिडवानी, इनके नाम नोट कर लेना, भगवान दास गिडवानी। भगवान दास गिडवानी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है रिटर्न ऑफ द आर्यंस। किताब का नाम है रिटर्न ऑफ द आर्यंस, गिडवानी, रिटर्न ऑफ द आर्यंस। हाँ, तो भगवान दास ने कौन सी किताब लिखी है? रिटर्न ऑफ द आर्यंस। और ये इन्होंने क्या कहा है कि आर्य कहीं से आए नहीं है, बल्कि कहाँ के हैं? भारत के ही निवासी हैं। इन्होंने बताया है भारत मूल के ही रहने वाले हैं। कौन? आर्यंस। तो यहाँ पर मतलब आ जाता है प्रश्न लगाने के लिए, जैसे मैंने बताया था कल की सूची ए सूची बी में मिलान करने के लिए। तो ये गिडवानी ने क्या कहा था, भगवान दास गिडवानी ने क्या कहा था कि आर्य कहीं से आए नहीं, बल्कि कहाँ के थे? भारत के ही थे। और एक व्यक्ति थे डॉक्टर अविनाश चंद्र, डॉक्टर अविनाश चंद्र, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद, दो व्यक्ति थे, डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र। तो संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास ने कहा है कि ये सप्त सैंधव प्रदेश के थे। कहाँ के थे? सप्त सैंधव। तो ये याद रखना, अभी हमने बता दिया है सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, ठीक है? हाँ, 5 पंजाब की और सरस्वती और सिंधु। सरस्वती को आज घग्गर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उसकी मतलब छाड़न नदी है। छाड़न मतलब जो छूटा छाटा है, लुप्त हो चुकी है। पहले सरस्वती नदी जो है गंगा में आकर के मिलती थी। इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती कहा नहीं जाता, गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है कहाँ पर? प्रयागराज में। लेकिन अब वहाँ पर 2 ही नदियाँ, आप जाओगे संगम में स्नान करने तो 2 ही नदियों का संगम दिखाई देगा, ठीक है? वो लुप्त हो चुकी है। तो इस तरीके से किसने कहा था? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद के क्या कहा था कि ये सप्त सैंधव प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? सप्त सैंधव प्रदेश के हैं। और पंडित गंगानाथ झा इतिहासकार हैं, ये पंडित गंगानाथ झा, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ये जो है ब्रह्म ऋषि देश के हैं। कहाँ के हैं? ब्रह्म ऋषि देश के। वो तो ब्रह्मावर्त था। हाँ, गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्रह्म ऋषि देश। तो ऐसा किसने कहा है? गंगानाथ झा ने। किसने कहा है? गंगानाथ झा ने। ये प्राचीन इतिहास के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। गंगानाथ झा ने कहा है ब्रह्म ऋषि देश रहा है आर्यों का जो है निवास स्थान, ठीक है? और स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुना है कि नहीं? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किताब लिखी थी, क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास तिब्बत बताया था। क्या बताया था? तिब्बत। तिब्बत कहाँ है? ये वाला हिस्सा है। तिब्बत कहाँ है? भारत के उत्तर में है, ठीक है, जिस पर चीन का कब्जा है। तो किसने बताया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास क्या बताया था? तिब्बत बताया था। और इसके अलावा पंडित बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना है कि नहीं? तिलक का सुना है? लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें इन सब नाम आएंगे। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। आर्कटिक का मतलब एक आर्कटिक क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ जमा रहता है। तो इन्होंने बताया था कि उत्तरी ध्रुव आर्यों का मूल निवास रहा है। उत्तरी ध्रुव, कौन सा? उत्तरी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो इन्होंने आर्यों का निवास क्या बताया था? उत्तरी ध्रुव। अब ये तो बहुत हजम होने की बात नहीं है। उत्तरी ध्रुव जहाँ पर बर्फ जमा हुआ है वहाँ पर आर्य कैसे जिंदा रहेंगे? और घोड़ा लेकर आएंगे, कैसे आ जाएंगे वहाँ से? तो ये इन्होंने एक किताब लिखी थी
द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस किताब लिखी है, तो उसमें बताया है कि ये लोग उत्तरी, भाई बात कहनी है, कुछ भी कह सकते हो, जब किसी के बारे में साक्ष्य पूरा पता नहीं है तो कुछ भी कह सकते हो, तो बात माननी पड़ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही थी मैक्स मूलर ने कही थी कि ये बैक्टीरिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? बैक्टीरिया। अब प्रश्न आएगा मैक्स मूलर विद्वान कहाँ का था? अब आजकल ट्रेंड बदल गया है, प्रश्न ऐसे आता है कि मैक्स मूलर किस देश जो विद्वान थे जिन्होंने बताया था आर्यंस बैक्टीरिया के थे, मध्य एशिया के थे। मध्य एशिया बैक्टीरिया ये सब एक ही चीज़ है। मध्य एशिया में बैक्टीरिया आता है, और बैक्टीरिया में वर्तमान कौन कौन से देश हैं? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सब मध्य एशिया के देश हैं। तो और ये पूरा बैक्टीरियाई क्षेत्र कहलाता था, तो इसको मध्य एशिया भी कहते हैं। तो मैक्स मूलर जो कि एक जर्मन विद्वान थे, कहाँ के विद्वान थे? जर्मनी के थे। तो मैक्स, अब अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप इसको इंग्लैंड का मान लोगे। मैक्स मूलर भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेज विद्वान ही रहा होगा, लेकिन कौन विद्वान थे? जर्मन विद्वान थे। तो मैक्स मूलर ने बताया था कि ये मध्य एशिया के हैं, और ये कहीं ना कहीं सही भी है। मैक्स मूलर ने जो बताया था ये कुछ ना कुछ सही है। और इन्होंने कुछ चीज़ें गड़बड़ियाँ कर दी थी। मैक्स मूलर ईसाई थे, और ईसाइयों में इस पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में एकदम एक्यूरेट समय बता दिया गया है। आज 4004 BC में बताया गया है कि पृथ्वी उत्पन्न हुई है। 4004 BC, इसके पहले तो हमारी सभ्यता ही थी, हड़प्पा सभ्यता, इसके आसपास जो है कुछ समय बाद। और मानो तो 20-25 लाख वर्ष पहले का उसका इतिहास है। तो ये बहुत ईसाई धर्म में, जैसे हमारे ग्रंथ हैं ऐसे ही ईसाई धर्म का ग्रंथ है, क्या कहते हैं उसको? बाइबिल। तो बाइबिल में लिखा हुआ है, तारीख भी लिखा हुआ है और सन भी लिखा हुआ है। 4004 ईसा पूर्व में इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। बहुत बेकार बात लिखी हुई। लेकिन आप हनुमान चालीसा उठाकर देख लो, हनुमान चालीसा में बहुत एक्यूरेट बात लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है, जो जन वगैरह करके लिखा हुआ, अगर उसको सब आप कैलकुलेट करो तो फिर एक्यूरेट वही समय निकल आता है। हमारी पृथ्वी की जो समय है और जो हमारे पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो सब एकदम एक्यूरेट निकल आता है। तो हमारे देश के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं वो बहुत वैज्ञानिक हैं। आज के समय में वो बहुत वैज्ञानिक बातें हैं। तो इस तरीके से मैक्स मूलर ने ये बताया था कि बैक्टीरिया यानी मध्य एशिया से कौन आए हैं? आर्य भारत आए हैं। जो पहले कहाँ पहुँचे? सप्त सैंधव, फिर ब्रह्मावर्त पहुँचे दिल्ली के आसपास, फिर ब्रह्म ऋषि देश पहुँचे, फिर गंडक तक पहुँचे, गंडक गंगा की सहायक है, और फिर उसके बाद में बंगाल तक ये पहुँच गए। तो पूरे क्षेत्र में इनका विस्तार हो गया, इसीलिए इसको आर्यावर्त कहा गया। चूँकि आर्य इसके निवासी कहलाते थे तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? आर्यावर्त। और हम लोग किसकी संतान हैं? आर्यों की संतान है। हम लोग किसकी संतान है? आर्यों की संतान है। और दक्षिण भारत के देखा होगा, लुंगी उंगी पहन कर आते हैं भारत में, ताजमहल वगैरह देखने देखा है? वो सब कौन है? द्रविड़ हैं। वो सब कौन है? द्रविड़ हैं। अभी भी इनको द्रविड़ कहा जाता है। इसीलिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच थोड़ा बहुत लड़ाई होती रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ कल्चर में परिवर्तन है। बात किस बात की, मतलब वहाँ पर भाषाई आधार पर लड़ते रहते हैं। हिंदी ये बोलना नहीं चाहते, हिंदी पसंद नहीं करते। उत्तर भारत में लोग क्या बोलते हैं? हिंदी। और हिंदी कहाँ से आई है? संस्कृत से। इनकी मुख्य भाषा जो बोलते थे वो किस में बोलते थे? संस्कृत में। लिखते नहीं थे, शुरुआत में इनको लिपि का ज्ञान नहीं था, लिखते नहीं थे, और बोलते संस्कृत थे। ठीक है, बोलते संस्कृत थे। संस्कृत बहुत श्रेष्ठ बोलते थे। जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो तो संस्कृत समझ जाते थे, मतलब उसमें बात कर लेते थे, लेकिन जो आम जन थे वो टूटी फूटी संस्कृत बोलते थे। इसलिए बाद में जाकर के संस्कृत से टूटे हुए जो है भाषाओं का उसका खोज हुआ, जैसे पाली भाषा, प्राकृत भाषा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, कौन सी भाषा बोलते हैं यहाँ मथुरा के आसपास वाला क्षेत्र, क्या ब्रज भाषा बोलते हैं, तो ये हमारी लोकल भाषा है। ऐसे हम जहाँ के हैं वहाँ अवधी बोली जाती है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रीय भाषाओं का जो है वहीं जो रहते हैं जहाँ पर, वहाँ खोज होती है। तो बाद में क्षेत्रीय भाषाएं पाली और प्राकृत ये आई, ये सब आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो संस्कृत भाषा जो बहुत कठिन थी, और उसमें ये क्या करते थे, अपने जो ऋषि मुनि होते थे अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे, और वो ज्ञान जो है ट्रांसफ़र होती थी। क्या होती थी? ट्रांसफ़र। क्योंकि लिखना जानते नहीं थे तो ज्ञान ट्रांसफ़र होती थी। बाद में ये लिखना, जब ये संकलन हुआ है इन ग्रंथों का, क्या किया गया है? संकलन किया गया है। तो इस तरीके से जो है ये अलग अलग विद्वानों का जो है, अब देखो ये कुछ साक्ष्य भी देते हैं। ये जो मैक्स मूलर हैं ये साक्ष्य भी देते हैं। साक्ष्य देते हैं कि जो ईरान वाला क्षेत्र है, यहाँ जो फारस वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इन लोगों का, जैसे हमारा ग्रंथ वैदिक ग्रंथ है, ऐसे इन लोगों के ग्रंथ को जिंद अवेस्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंद अवेस्ता।
जिंद अवेस्ता, हाँ जिंद अवेस्ता इनके ग्रंथ को कहा जाता है, फारस वालों को। ठीक है, ईरानी ग्रंथ क्या है? जिंद अवेस्ता है। पवित्र ग्रंथ इनका जिंद अवेस्ता, हमारा वैदिक है, हमारा वेद है चतुर्वेद, तो ऐसे इनका जिंद अवेस्ता है। जैसे हमारे वेद में संस्कृत भाषा में जो है पिताजी को क्या कहते हैं? पितृ कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृ। माता जी को मातृ कहते हैं, माता जी को मातृ। तो फारसी भाषा में पितृ को पिदर कहते हैं। क्या कहते हैं? पिदर। पितृ को पिदर। और मातृ को मादर कहते हैं। क्या कहते हैं? फारसी भाषा में मातृ को मादर। तो इसके आधार पे ये कहते हैं कि ये भाषा जो है यहीं से आई है। ये भाषा कहाँ से आई? संस्कृत बैक्टीरिया से आई है। इसीलिए हिंद यूरोपीय भाषा, संस्कृत कहाँ से जन्मी है? हिंद यूरोपीय। ये वाला यूरोप से लगा हुआ भाग है लगभग, और हिंदुस्तान। तो हमारी जो संस्कृत भाषा है वो कहाँ से उद्गमित हुई है? यूनान या इंडो ग्रीक, इसको कहते हैं इंडो ग्रीक। ये वाला क्षेत्र ग्रीक कहलाता है, यूनान वाला क्षेत्र कहलाता है। तो इंडो ग्रीक भाषा है हमारी संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी बनी है। बाकी और भारत की सारी भाषाओं का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत ही रहा है, वहीं से शब्द लिए गए हैं। देखो भाषा जो है वो कैसे आते हैं? जो हमारे बोलने की जो टंग है, जो जबान है, उसके आधार पर भाषाओं का निर्माण होता है। भाई ठंडे प्रदेश वाले लोग, अब ये जैसे ये वाला क्षेत्र था थोड़ा ठंडा रहा होगा, तो ये पितृ नहीं कह पाते होंगे, पिदर कहते होंगे। पितृ का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? पिदर। मातृ नहीं कह पाते होंगे, मादर। अब ठंडी आएगी जैसे, तो आपकी जबान पूरी नहीं खुलेगी। ठंडी आएगी तो पूरी जबान नहीं खुलेगी। जब आप बोलोगे तो थोड़ा सा उसमें जो है वो रहेगा, मतलब पूरी तरीके से नहीं खुलेगी। जब थोड़ा सा गर्मी आती है तो जबान आपकी पूरी खुल जाती है। तो इस तरीके से ये ठंडा वाला क्षेत्र था। और वैसे ही यूरोप के लोग, अब यूरोप के लोग आएंगे अंग्रेजी बोलेंगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे, इजिर बिजिर करके सब बोल जाते हैं, क्योंकि उनकी जो जबान है वो पूरी नहीं खुल पाती है। ठीक है, और हमारे हिंदुस्तान की भी अंग्रेजी है, हिंदुस्तान की अंग्रेजी हम लोग बोलते हैं और समझ भी जाते हैं। लेकिन वही अंग्रेज आ जाएं जो ठंडे प्रदेश के हैं, वो बोलेंगे तो फिर उनको समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जितनी भी भाषाओं का जन्म हुआ है भौगोलिक जलवायविक दशाओं के आधार पर हुआ है। हमारे बोलने के टंग के आधार पर सारी भाषा खोजी गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने जो है इनका मूल निवास पढ़ लिया। अब इसके बाद में हम लोग आगे जो है इसके आगे वाले टॉपिक को फिर बाद में कल करेंगे कंटिन्यू। यहाँ पर आज हम यहीं पर ब्रेक करते हैं। ठीक है।